गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्विघात के समीकरण के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और यह पहचान किया था कि दिए गए समीकरण जो है वह द्विघात के समीकरण हैं या नहीं। आज हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहली विधि आपके सामने है गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। इसके बाद अन्य विधियां भी आएंगी। पहले हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि किस प्रकार से है। इसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। वह उदाहरण कुछ इस प्रकार का है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यह समीकरण देखने से स्पष्ट है कि यह द्विघात का समीकरण है, क्योंकि इस द्विघात में जो चर राशि x है उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात का समीकरण है। अब इसे गुणनखंड विधि द्वारा हमें हल करना है। तो बीच के पद को हमें तोड़ना है, 5 को तोड़ना है। हमको ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि उनका जो योगफल 5 आए। अब योगफल 5 आए या घटाना 5 आए, यह भी एक सोचने का विषय है। तो देखते हैं कि जो अचर राशि अचर पद है उसके बारे में जरा विचार करते हैं। यहाँ पर अचर पद +3 है, यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ प्लस। तो जो भी हमको खंड मिलेंगे उनका योगफल 5 आना चाहिए। अब वह खंड हमें कैसे प्राप्त होंगे, तो उसके लिए x² का जो मान है, जो गुणांक है, x² गुणांक अब कितना है 2 और अचर पद कितना है 3। इन दोनों का हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। रफ कार्य पर देखते हैं। 2 × 3 हमने किया और यह मान आ गया 6। 2 पदों का गुणनफल किया गया 6। अब फिर इस 6 को हम भिन्न भिन्न मानों में हम गुणा करने का प्रयास करेंगे, गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। तो इसके अगर हम गुणनखंड करें तो एक गुणनखंड हमें मिलता है 1 × 5 और एक गुणनखंड मिलता है 2 × 3। पुनः ये प्राप्त होता है, कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको लिख सकते हैं। और भी यदि इसके खंड प्राप्त हों, सॉरी 1 × 5 नहीं बल्कि 1 × 6। तो इस प्रकार हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इन दोनों गुणनखंडों में से कोई एक मान हमें लेना है। कौन सा मान लें, 2 × 3 लें कि 1 × 6 लें। तो हम देखते हैं कि 3 का चिन्ह क्या, अचर पद का चिन्ह क्या है, धन। तो हम क्या करते हैं कि हम वो देखने का प्रयास करते हैं कि इनमें जो 2 खंड प्राप्त हुए उन दोनों खंडों का योगफल कितना आता है। यदि 1 और 6 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7। 2 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। तो हमें लाना है 5, यहाँ जोड़ने से 5 आना चाहिए। इसके पहले क्या चिन्ह लगा हुआ है यह निर्भर नहीं करता है। 3 के पहले क्या चिन्ह लगा हुआ यह स्पष्ट करता है कि जोड़ने से 5 आना चाहिए। तो जोड़ने से 5, कौन कौन खंडों को जोड़ने से 5 आया, 2 और 3 को जोड़ने से 5 आया। तो इस 5 को हम अब 2 भागों में बांटेंगे। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, 2x² - 5x + 3 = 0। 5 को हमने 2 भागों में बांटा, 2 और 3 के रूप में। इसको हमने ब्रैकेट के रूप में। अब ये 2 और 3 कहां से हमने लाया है, इस 2 और 3 को गुणा करने के बाद फिर उनका हमने 2 भागों में गुणनखंड किया हुआ है और देखा है कि उन गुणनखंडों में से कौन कौन गुणनखंडों का योगफल 5 आता है। तो वह 2 और 3 आया है। तो यही 2 और 3 खंड यहाँ से लिया गया है और यहाँ पर 2 धन 3 के रूप में लिखा गया है, क्योंकि योगफल हमारा 5 आना चाहिए। अब जब हम 5 को 2 धन 3 के रूप में ले सकते हैं तो इस कोष्ठक को हम हटाने का प्रयास करेंगे। तो जब कोष्ठक को हटाएंगे तो इसके पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ है और इसके बाद x है। x का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में हो जाएगा और माइनस का भी गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा। तो इस प्रकार जब कोष्ठक को हटाते हैं तो यहाँ पर मिला हुआ है 2x², यहाँ मिल जाएगा -2 × x और यहाँ मिल जाएगा -3 × x और +3 जस का तस रह जाएगा। अब हम इसमें उभयनिष्ठ निकालने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम दो पदों में उभयनिष्ठ है 2x, तो 2x उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ बचा हमारा x, यहाँ बचा -1।
तो बचा हमारा कोष्टक -1। अंतिम दो पदों में अभी हम उभयनिष्ठ निकालने का प्रयास करते हैं। तो -3 उभयनिष्ठ हो गया, तो यहाँ मिला x और यहाँ मिला -1। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम इस तरह से गुणनखंड करते हैं तो निश्चित रूप से जब आगे चल करके जो कोष्ठक के अंतर्गत जो मान आते हैं दोनों पदों में वह बराबर आने चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 2 × x इंटू ब्रैकेट में आया है -1, -3 इंटू ब्रैकेट में आया है x -1, तो यहाँ पर भी x -1, यहाँ पर भी x -1, इन दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो x -1, तो यहाँ बचा हमारा 2x, यहाँ बचा -3। तो इस तरीके से जो दिए गए गुणनखंड, जो दिए गए समीकरण हैं उनके दो खंड हो गए, x -1 इंटू 2x -3 = 0। अब यह दो पदों के गुणनफल का 0 है, अर्थात या तो पहला पद 0 होना चाहिए या तो फिर दूसरा पद का मान 0 होना चाहिए, अर्थात x -1 = 0 हो या फिर 2x -3 = 0 हो, दोनों में से कोई एक मान 0 तो होना ही चाहिए। यदि x -1 = 0 होगा तो x का मान 1 आएगा, और यदि 2x -3 = 0 हो जाएगा तो x = 3/2 आएगा। इस प्रकार x के दो मान प्राप्त हुए, x = 1 और x = 3/2, अर्थात समीकरण के मूल x = 1 तथा x = 3/2 प्राप्त हुए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह द्विघात का समीकरण है, तो इसके मूल, इसके हल, इसके शून्यक सभी जो है वह 2 प्राप्त हो सकते, अधिकतम 2 प्राप्त होंगे। न्यूनतम 1 प्राप्त हो सकता है लेकिन अधिकतम 2 प्राप्त होंगे। आइए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखते हैं, दिया गया समीकरण है 3x² - 2√6 × x + 2। अब यहाँ पर भी हमें बीच के पद को तोड़ना है, तो बीच के पद को तोड़ने के लिए x² के गुणांक और अचर पद के गुणांकों को गुणा करना पड़ेगा। तो 3 × 2, यहाँ पर भी रफ्तार में देखते हैं 3 × 2 = 6। अब इस 6 के हमें फिर 2 भागों में गुणनखंड करने हैं, जिनका योगफल चूंकि यहाँ प्लस है तो उन खंडों का योगफल 2√6 आना चाहिए। तो देखिए पहला तो गुणनखंड आपका यही बनता है कि 1 × 6 और दूसरा गुणनखंड बनता है 2 × 3। जोड़ने पर देखते हैं यहाँ पर मिला हमें 7, यहाँ पर मिला हमें 5, लेकिन हमें लाना कितना था, 2√6 लाना था, और जो कि इसमें प्राप्त नहीं हुआ और किसी में भी हमारा कड़ी में 6 वाली राशि नहीं आई है, इसलिए जो हमने गुणनखंड किया हुआ है अभी यह पूर्ण गुणनखंड नहीं हुआ है, अभी और गुणनखंड करने की जरूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर कड़ी में 6 मान लाना है हमको, कड़ी में 6। एक और चीज ध्यान देते हैं कि कड़ी में 6। अब ये सोचते हैं कि कड़ी में 6 का मान कैसे आएगा, तो इस 6 को हम यदि कड़ी में 6 × कड़ी में 6 करें तो देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। ये हो जाएगा कड़ी में 6 और गुणे कड़ी में 6। ऐसे हम इसको गुणा कर सकते हैं और देखते हैं, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है। कड़ी में 6 यहाँ पर, कड़ी में 6, इनको जब जोड़ते हैं तो 2√6 हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि हमें वांछित मान लाना है 2√6। अर्थात इसमें मध्य पद को तोड़ेंगे तो इसको 2√6 को √6 + √6 के रूप में हम रखेंगे। ऐसा इसलिए रखेंगे कि √6 और √6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और वो वही मान होगा जो कि 3 और 2 को गुणा करने से प्राप्त होता है। तो अब इस प्रकार इस 2√6 को हमने 2 भागों में तोड़ा, √6 + √6 इसको हमने कोष्ठक के अंतर्गत रख दिया, और बाहर एक कोष्ठक, बाहर x और इधर माइनस। जब इस कोष्ठक को हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x² - √6 × x और -√6 × x और +2 = 0। अब प्रथम 2 पदों में हम उभयनिष्ठ लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर तो 3 × x² है, यहाँ पर √6 × x है। x तो उभयनिष्ठ दिख रहा है लेकिन अंकों में उभयनिष्ठ स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर √6 है और यहाँ पर कोई कड़ीगत राशि नहीं है, तो इसमें उभयनिष्ठ कुछ सामान्य तौर पर नहीं निकल पाएगा। इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि इस 3 को √3 × √3 के रूप में 2 भागों में रखा जाए, और इस √6 को √3 × √2 के भागों में रखा जाए। उसी प्रकार इस √6 को √3 × √2 के रूप में रखा जाए, और इस 2 को √2 × √2 के रूप में, यानी कि कड़ी में 2 और इंटू कड़ी में 2
के रूप में रखा जाए। तो देखते हैं यहाँ पर करड़ी में 3 इंटू एक्स और यहाँ पर करड़ी में 3 इंटू एक्स, ये हमारा घनिष्ठ मिल जाएगा। तो √3 इंटू एक्स हमने घनिष्ठ ले लिया। यहाँ बचा हमारा √3 एक्स और यहाँ बचा √2 माइनस, इन दोनों में हमारे पास घनिष्ठ है √2, तो √2 को हमने घनिष्ठ ले लिया। यहाँ बचाएगा हमारा √3 इंटू एक्स और माइनस √2। अब देखते हैं कि इन दोनों पदों में √3 माइनस एक्स इंटू √2 घनिष्ठ है, तो हमने घनिष्ठ ले लिया। तो √3 माइनस एक्स इंटू माइनस √2 घनिष्ठ हो गया। और बचा क्या, यहाँ पर बचा √3 इंटू एक्स और यहाँ बचा √2, जिसको हमने एक अलग ब्रैकेट में रख लिया। अब देखते हैं कि दोनों तो एक ही समान है, तो इसको हम स्क्वायर के रूप में, होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 इंटू एक्स माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब देखते हैं कि जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो √3 इंटू एक्स माइनस √2 यहाँ मिलता है और बराबर 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू √2/√3 अर्थात करड़ी में 2/3 हमें प्राप्त होता है। लेकिन नेक्स्ट के तो एक ही मान प्राप्त हुआ, दूसरा मान तो प्राप्त हुआ ही नहीं। तो चूंकि जहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी होल स्क्वायर के रूप का समीकरण प्राप्त होगा वहां पर x क्या, एक ही मान प्राप्त होगा, लेकिन उस समीकरण के दोनों मूल वही मान होंगे। अतः समीकरण के मूल करड़ी में 2/3 तथा करड़ी में 2/3 एक ही मान 2 होंगे, दोनों मूल एक ही होंगे अर्थात उनके मूल बराबर होंगे। तो जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो वह एक पूर्ण वर्ग का रूप होता है। तो यह भी आपको आगे जानने की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार इस पर आधारित जो असाइनमेंट दिए गए हैं उनको हल करके भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।